नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे सत्र की अवधि कम, भू कानून मुद्दा गर्म। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो चुका है। बजट सत्र में जहां विपक्ष भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है, तो वहीं से लेकर सड़क पर भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बजट सत्र के दौरान घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा भवन के पास तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। उत्तराखंड में लंबे समय से हिमाचल की ही तरह सशक्त भू कानून लाने की मांग लगातार की जा रही है। विपक्ष का यह कहना है कि मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को बुलाने के लिए सरकार ने यूसीसी कानून लागू किया है। भाजपा प्रदेश में सशक्त भू कानून लेकर आने की बात कह रही है। बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के पटल पर रखने की उम्मीद की जा रही है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले से ही राज्य में सशक्त भू कानून की बात लगातार कहते चले आ रहे हैं। भू कानून के लिए गठित समिति की सिफारिशें सरकार को मिल चुकी हैं और दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के अनुसार सरकार लगातार विधानसभा सत्र की अवधि घटा रही है। भू कानून, मूल निवास, बेरोजगारी समेत कई समस्याएं हैं। कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है और बजट सत्र कम से कम 10 दिन तक चलाया जाए ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में बहस हो सके। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालते हैं। दरअसल 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बने उत्तराखंड राज्य के कई कानून यूपी की नियमावली के हिसाब से ही लागू हैं। लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां मूल निवास और भू कानून को लेकर सरकार से मांग कर रही हैं। प्रदेश की बजाय दूसरे राज्यों के कई लोग औने पौने दामों पर उत्तराखंड में जमीनें खरीद रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऐसे मामलों की जांच के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और 250 वर्ग से अधिक भूमि खरीदने वाले बाहरी राज्यों के लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी तक ऐसे किसी मामले में जांच पूरी नहीं हुई है। अब विपक्ष इस बजट सत्र में मूल निवास और भू कानून को प्रदेश में लागू करने की मांग उठा रहा है। विपक्षी पार्टियां मूल निवास की अवधि 1950 से लागू करने की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि धामी सरकार भू कानून में कई संशोधन कर रही है। जल्द ही राज्य में सशक्त भू कानून के लिए अलग अलग क्षेत्र के बुद्धिजीवियों की एक समिति बनाई गई, उसकी सिफारिशें हमें मिल चुकी हैं। जल्द ही सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा। वहीं विपक्ष सदन के समय सीमा कम करने पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। दूसरी ओर प्रदेश की जनता को इस बार बजट सत्र में सशक्त भू कानून लागू होने की उम्मीद जग गई है। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और ज़रूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये जिम्मेदारी मिली तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। देखिए, विधानसभा का सत्र लगातार कम किया जा रहा है और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। सत्रावधि बढ़नी चाहिए जिससे कि जो जन मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं, उस पर हम नियमों के अंतर्गत सरकार से जवाब मांग सकें। लेकिन यह सत्र भी बहुत छोटा सत्र है और हमने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी कहा है आज कि सत्रावधि बढ़नी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य भी हम देख रहे हैं
उन्होंने कहा था कि गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, विधानसभा का सत्र 10 दिन होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत छोटा सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसकी हम निंदा तो करते ही हैं, इसकी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस हो या भाजपा की तमाम सरकारों ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। 13 जिलों के छोटे प्रदेश उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर जमीनें खरीदी हैं। कई लोग कृषि भूमि खरीदकर उनमें व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी अभी तक कोई ऐसा भू कानून पास नहीं किया, लेकिन शासन स्तर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं मूल निवास के मुद्दे पर अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इस बजट सत्र से उम्मीद की जा रही है कि सरकार राज्य की इन 2 अहम मांगों को लेकर कोई फैसला सदन में लेगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि देश के सभी राज्यों में 3-3 सप्ताह तक विधानसभा के सत्र होते हैं। उत्तराखंड में सरकार पहले शीतकालीन सत्र खा गई और अब बजट सत्र की सीमा को भी कम किया जा रहा है। 2 दिनों तक राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट और विभागीय बजट पर चर्चा होगी और एक दिन बीच में छुट्टी भी है। ऐसे में भू कानून, बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम जन मुद्दों पर बहस कैसे होगी? कहीं न कहीं विपक्ष सदन की समय सीमा कम करने पर सरकार पर हमलावर है। वहीं भाजपा के अनुसार सरकार आमजन को ध्यान में रखते हुए बजट सदन में पेश कर रही है। भू कानून के लिए समिति बनाई गई और जल्द ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। दूसरी ओर उक्रांद का कहना है कि भू कानून पहले लागू किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इससे पहले यूसीसी को लागू किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार भू कानून को लेकर कितना गंभीर है। देखिए, आज उत्तराखंड पूरी समस्याओं से घिरा हुआ है और हर तरफ जो है जनाक्रोश भी है। बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार विधानसभा के सत्र को सीमित कर जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। सबसे पहली मांग तो ये हमारी है कि विधानसभा का सत्र है, सरकार ने 1 साल में 2 ही सत्र चलाए। शीतकालीन सत्र को सरकार खा गई, डकार गई, जनता के मुद्दों को डकार गई। अब बजट सत्र लाए हैं जिसमें हर राज्य में 3 सप्ताह का बजट सत्र होता है, क्योंकि बजट सत्र में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो राज्य का जनता का कर से इकट्ठा होकर जो राज्य का कोष बना है, उस राज्य के कोष को कैसे खर्च किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा होती है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी का मंतव्य बिल्कुल साफ है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक आदर्श भू कानून बनना चाहिए। उसके लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और अभी तक उसके लिए जो जमीनें, जिस तरह से जो लोग थे जो जमीनों को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे थे, उन्हें जिलाधिकारी के माध्यम से उनकी रिपोर्ट भी मंगा दी गई और बहुत सारी जमीनें जो इस तरह की थी उनको चिन्हित भी कर लिया गया और उन पर सरकार ने अपना अधिकार भी कर लिया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर भू कानून बनेगा। लगातार मांग करते आई है कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो। वर्षों से हमारी मांग है और जब से उत्तराखंड बना है हमारी ये मांग रही है कि हम उत्तराखंड में एक ऐसा कानून चाहिए जो कि यहाँ की वो जो भूमि का है उसको सही ढंग से संयोजन करे। लेकिन आज तक सरकार हमेशा यह कहती आई है कि हम लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि साहब हमने एक समिति गठित कर दी, उसके बाद ये हो गया, वो हो गया, तमाम बातें। यूसीसी का मुद्दा बाद में आया, लेकिन उससे पहले ही वो कर दिया गया, यूसीसी का कानून बना दिया, भू कानून नहीं लाए। तो इसके पीछे सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, जबकि एक मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। आम जनमानस चाहता है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लागू हो। 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके उत्तराखंड राज्य में मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। आज से प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो गया। ऐसे में ये मांग और जोर पकड़ती जा रही है। राज्य के कुछ इलाकों में बढ़ रही जनसंख्या भी कहीं न कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि सरकार आज से शुरू हुए बजट सत्र में किन किन मुद्दों को लेकर किस तरह अपना पक्ष सदन में रखती है। देखना होगा कि प्रदेश की धामी सरकार भू कानून और मूल निवास पर क्या फैसला विधानसभा सत्र के दौरान लेती है। विधानसभा सत्र की समय सीमा कम करना अपने आप में कोई सवाल भी खड़े कर रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। कुंवर जपेंद्र जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राजीव चौधरी जी हमारे साथ में है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से। और शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हैं हमारे साथ में, राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। और प्रांजल नौडियाल साहब हमारे साथ में है, भू कानून संघर्ष समिति के महासचिव हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत जपेंद्र जी के साथ में करेंगे। जपेंद्र जी, अभिभाषण हो गया, बजट सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन सत्र लंबा होना चाहिए था ताकि मुद्दे जो हैं वो कम से कम चर्चा उनकी हो पाती और विपक्ष भी संतुष्ट रहता। आप सोचिए ना, विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि हमारे पास चर्चा करने का समय ही नहीं है। देखिए, ठीक है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, विपक्ष आरोप लगाए और हमें विपक्ष के आरोपों का जवाब काम करके देना है। अब रही सशक्त भू कानून की बात, तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा सरकार की प्रायोरिटी पे है। सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है और काफी लंबे समय से मांग है। अब विपक्ष कहता है जी आपने यूसीसी पहले लागू कर दिया, तो भाई यूसीसी भी इंपॉर्टेंट था। पूरा मीडिया बार बार ताने दे रहा था कि आपने यूसीसी लेट कर दिया। यूसीसी के बाद भू कानून है, भू कानून के बाद अन्य ऐसी जो हमारी जरूरतें हैं प्रदेश की, स्पेशली पर्वतीय जनपदों की, हम ये कोड करके यहाँ कह रहे हैं। उत्तराखंड के मायने सरकार की दृष्टि में केवल जिला देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर नहीं है। यहाँ का तो सर्वत्र विकास होता रहा है, होता रहेगा। जो हमारे 10 पर्वतीय जिले हैं, उन 10 पर्वतीय जिलों के ऊपर फोकस और उन जिलों की जरूरतों के अनुसार विकास और रोजगार को देने की दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, उस दृष्टि से सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हमारा कहना यह है कि आपके सुझावों का हमेशा सरकार ने स्वागत करा है, संगठन ने स्वागत करा है। आप सुझाव देंगे, आपके सुझावों का निश्चित तौर पर संज्ञान लिया जाता है और उस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाती है। केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उत्तराखंड के अंदर विकास को रोकने का काम करती है। आप दीजिए, हो सकता है कि कई बार आपकी मंशा के अनुरूप कुछ कमी रह गई हो, तो आप सब लोग बताएं, क्योंकि प्रदेश की सरकार है, प्रदेश की जनता के लिए है। 10 पर्वतीय जिलों के ऊपर विशेष फोकस है, रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, भू कानून जैसे मुद्दों को लेकर तो निश्चित तौर पर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपके सभी सुझावों का स्वागत रहेगा। हम आपके आरोपों को भी एक सुझाव के तौर पर लेते हैं और उनसे घबराते नहीं है। उस दृष्टि में काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं और हमेशा आपके सभी विपक्ष के अच्छे सुझावों का स्वागत रहेगा। राजीव चौधरी जी हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। राजीव जी, कांग्रेस पार्टी का विपक्षी दलों का यह आरोप है कि मूल निवास, भू कानून और बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। अभिभाषण आज मैं खुद भी देख रही थी, मैंने देखा कि हंगामा लगातार जारी था, विपक्ष का वेल तक पहुंच गया हंगामा करते हुए। लेकिन सर सत्र शुरू तो होने दीजिए, फिर हंगामा भी करिएगा। शुरुआत आप एक नमस्कार मैम, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। सवाल मेरा सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, पूरा हो जाने दीजिए फिर आप बोलिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं सत्र के लिए वक्त नहीं है पर्याप्त, मौकों पर आपके पास मौका नहीं है मुद्दों पर बात करने का, दूसरी ओर जो मौका मिला उसे गंवा रहे हैं हंगामा करके। नहीं, बात करूं मैडम? हाँ जी सर, बिल्कुल, मैं आपके पास ही आ रही थी, मेरा सवाल आपने कंप्लीट नहीं होने दिया। सुन रहा था कि सरकार जो है विपक्ष के तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी संजीदा है। जिस सरकार के ने इस प्रदेश के डेवलपमेंट की चर्चा जिस सत्र में होनी चाहिए, जो बजट सत्र एक राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, जिसमें पूरे राज्य में 70 विधानसभा और 13 जिलों की चर्चा जिसमें होनी है, उसके लिए आप एक दिन तो राज्यपाल के अभिभाषण पे चला जाएगा। 2 दिन में क्या चर्चा हो जाएगी? क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी? क्या इस प्रदेश में बेरोजगारी पर चर्चा होगी? क्या इस प्रदेश के महंगाई पर चर्चा होगी? इन सब चीजों पे यहीं से पता लगता है कि सरकार कितनी संजीदा है उत्तराखंड के विकास को लेकर। और जहां तक भू कानून एक महत्वपूर्ण विषय है, बड़ी मांग उठ रही है, उस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन
भू कानून को बनाने से पहले केवल पर्वतीय जो जनपद हैं उनको नहीं, जो हरिद्वार और देहरादून, उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र हैं, सबकी स्थिति को देखते हुए उसके बाद इस पर फैसला होना चाहिए, सबकी चर्चा होनी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। पहाड़ निरंतर खाली होते जा रहे हैं, पहाड़ से लोग, नौजवान पहाड़ छोड़कर हरिद्वार और देहरादून और ऋषिकेश में अपने ठिकाने बना रहे हैं। जो जब कृषि भूमियां थी वो सब भूमि बंजर पड़ी है, जिस कारण से बरसात, वहां खेती ना होने की वजह से बरसात में वहां पानी जो है वहां भू कटाव करता है और उसकी आपदा का रूप लेता है। बहुत से मुद्दे हैं, कभी इन पर चर्चा ही नहीं होती। 2 दिन में क्या चर्चा करेगा विपक्ष, या प्रदेश की चिंता क्या होगी 2 दिन के अंदर? ठीक है सर, ठीक है, आएंगे जतिन जी, आएंगे। थोड़े और लोगों को सुन लीजिए, क्योंकि फिर ऐसे अगर बार बार आप जवाब देंगे तो फिर वक्त नहीं मिलेगा बाकियों के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। स्वागत सर आपका। सर, विधायकों का हंगामा कितना जायज है? सत्र की शुरुआत हुई है, वक्त क्या वाकई कम है? देखिए गरिमा जी, हाँ, विधानसभा सत्र है, आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद जो गतिरोध हुआ ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। 95 ब्लॉक, 13 जनपद और 70 विधायक, ये अगर इनको 5-5 मिनट का भी समय मिले 70 विधायकों को अपने क्षेत्र विकास की बात करने के लिए सदन में, तो सदन को 8 से 10 दिन चाहिए। मगर ये उत्तराखंड के अंदर एक गलत ट्रेंड चल चुका है कि 2 दिन में 3 दिन में सत्र खत्म कर दो, यानी कि जनता की आवाज को, जनित के मुद्दों को सदन पे लाया ही ना जाए पटल पर। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, जिस कारण असंतोष विपक्ष के नेताओं में दिखता है और वो अपनी आवाज को, जनता की आवाज को सदन में बहिष्कार के रूप में दिखा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है सरकार को कम से कम 10 से 12 दिन सदन को चलाना चाहिए। देखिए, पहाड़ की बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, कहीं कॉलेज की मांग है, कहीं सड़कों की मांग है, कहीं डिग्री कॉलेज की मांग है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग है, कोई रोजगार की मांग करता है, कोई गांव से पलायन की बात करना चाहता है, कोई गांव में विकास का खाका विधायक रखना चाहता है। रुकेगा कब? अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो उस क्षेत्र में विकास के लिए बजट भी पास नहीं होगा, और जब उस क्षेत्र विशेष के लिए बजट पास नहीं होगा तो फिर वो क्षेत्र विकास से दूर होगा। परिणाम आपके सामने है कि उत्तराखंड के तमाम जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जनता का दबाव झेलते हैं। उनको जनता बुरी कदर से हाँकती है, ये कहकर कि आपने क्षेत्र विकास के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। और विधायक की यह स्थिति हो जाती है, वो बता नहीं पाता कि तुम्हारे लिए विकास का पैसा पास कराने के लिए विधानसभा में जो समय चाहिए वो समय हमको मिल नहीं रहा है। इस कारण मैं क्षेत्र में अतिरिक्त पैसा नहीं लेके आ पा रहा हूं। केवल 4 करोड़ रुपए की विधायक निधि के कारण वो जो है अपने क्षेत्र की जनता की आंख में धूल झोंकने का प्रयास करता है, जिससे असंतोष उत्पन्न होता है। वो कांग्रेस के टाइम पर भी हुआ, भाजपा के टाइम पर भी हुआ। परिणाम आपके सामने है, सड़कों पर विधायक पिट रहे हैं। आज भीमलाल आर्य जी को जिस तरीके से उठा के ले गए, ये बताता है कि हम अंग्रेजों, काले अंग्रेज उत्तराखंड के अंदर सत्ता चला रहे हैं। अरे भाई, भीमलाल आर्य कोई डकैत है क्या, चोर है क्या? वो यही तो कह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से भाई मूल निवास भू कानून सख्ती से लागू करो, वो यही तो कह रहे हैं। और जो बेरोजगार संघ के नौजवान बच्चे हैं या हमारे जो भू कानून की बात करने वाले बच्चे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, सख्त भू कानून लागू करे। ये विधानसभा जाएंगे ही नहीं यदि विधानसभा में इस पर चर्चा हो जाए। तो विधानसभा में चर्चा नहीं होनी, सड़क पे पुलिस मारेगी, तो लोकतंत्र बचा कहां है? ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक तरीके से, आपके पास में वापस लौटेंगे। अन्य मेहमानों को हम चर्चा में जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। उबाल मचना ही है। हम लोकायुक्त कानून की बात कर रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार। तो आपकी नीति है क्या? आप सनातन धर्म के अनुयायी हो
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट सत्र को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हमारे साथ में अभी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। प्रांजल नौडियाल साहब भी हैं, महासचिव भू कानून संघर्ष समिति की ओर से। पहले प्रांजल साहब को जोड़ लेते हैं, वो पहले से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। प्रांजल जी, भू कानून को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। आंदोलन तो खूब तेज है, लेकिन सर क्या सरकार का ध्यान उतनी तेजी के साथ में उस पर है, या सिर्फ आंदोलन होते रहते हैं? एक तरफ सशक्त भू कानून की लगातार मांग हो रही है, हिमाचल की तरह ही इसको लागू करने की बात कह रहा है विपक्ष, लेकिन सरकार की ओर से कितना स्टैंड लिया जा रहा है, कैसा रुख अख्तियार किया जा रहा है? धन्यवाद गरिमा जी। देखिए, हम तो बहुत लंबे समय से और पूरे प्रदेश की जनता ये तो सड़कों पर है, लगातार भू कानून की मांग हो रही है, मूल निवास की मांग हो रही है। और आप देखिए, जिस विधानसभा में इन चीजों पर चर्चा होनी है, वो किस तरह हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं, ये आप भली भांति आपने देखा हुआ। हम आज भी अभी थोड़ी देर पहले ही विधानसभा घेराव से वापस आए हैं। हम उस घेराव में थे, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल था। हम सोच रहे थे कि हमारी वहां बात कराई जाए, हमें पता तो चले कि जिस सख्त भू कानून की बात जो है हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आखिर वो उसका प्रारूप है कैसा। आपने जो है मूल निवास, जिस मूल निवासी की जमीन बचाने की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप भू कानून लाना चाहते हैं इस प्रदेश में, अभी तक आपने उसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं करी है। अभी उसकी ये परिभाषा ही नहीं है कि वो है क्या, जमीन का मालिक है कौन है मूल निवासी, उसकी परिभाषा आपने क्लियर नहीं करी। आपने भू कानून में लगातार आपने इतने सालों में उनको लचर किया। 2018 में आपने उसे खत्म किया, 2023 में जो बाध्यताएं थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी। और अब आप जो है, हमेशा पहले कहा गया मानसून सत्र में आएगा, तब आप जो है अपने भत्ते बढ़ाने, वेतन बढ़ाने आप जो है गैरसैंण गए थे। उसके बाद आपने कहा जी साहब हम राज्य स्थापना दिवस से पहले एक मजबूत भू कानून ले आएंगे, तो उसके वो भी जो है केवल एक शगुफा साबित हुआ। और अब भी आप कह रहे हैं कि हम बजट सत्र में भू कानून लाएंगे, जिसमें एक दिन तो अभिभाषण में चला गया, 2 दिन और निकल जाएंगे इसी हंगामे में। तो आप वो भू कानून लाएंगे कब, उस पर चर्चा करेंगे कब? आपने हमेशा इस प्रदेश को छला है और आपने जो है केवल कमेटियों का खेल खेला है। आप सुभाष कुमार कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें 27 पॉइंट है। मैं कह रहा हूं उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली उन्होंने बोला कि इसमें जो है भू कानून लाने से पहले एक भू बंदोबस्त की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें जमीन पता होनी चाहिए, कितनी जमीन है, किसके पास कितनी जमीन है। हमारे पास इसका आंकड़ा ही नहीं है। 1964 के बाद कोई भू बंदोबस्त प्रदेश में नहीं हुआ है, तो किस तरीके से नियम लाएंगे, किस तरीके से कानून लाएंगे, ये समझ से परे है। उसके बाद जो है आपने उसके बाद एक प्रारूप कमेटी बनाई उसके, और वो प्रारूप कमेटी को आपने जो है वो भू कानून सौंप दिया था। क्या उस प्रारूप कमेटी ने आपको रिपोर्ट सौंप दी है? अगर रिपोर्ट सौंप दी है तो क्या बिंदु उसमें लिखे गए हैं? क्या ये जनता के बीच में नहीं आना चाहिए था? क्या ये विमर्श में नहीं आना चाहिए था? आप देख रहे हैं लगातार कि मूल निवास पर संघर्ष हो रहा है। आप देख रहे हैं लगातार एक सशक्त भू कानून पर संघर्ष हो रहा है। बेरोजगार लोग अपने जो है नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज गुरिल्लाओं का एक पूरा दल वहां पहुंचा हुआ था अपनी मांगों को लेकर, वो यहां संघर्ष कर रहे हैं। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। लेकिन आपका ध्यान जो है केंद्र से चलने वाली पार्टियां अपने रहनुमाओं को खुश करने के लिए यूसीसी जैसा कानून लेके आती हैं, और उस प्रावधान को भी आप यहीं के मूल निवासी हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं। क्या आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा लूप होल जो है आप क्रिएट कर रहे हैं उस भू कानून में भी जो आप लाने वाले हैं, और इस प्रदेश में भी जो है जो सामाजिक व्यवस्था है उसके खिलाफ जो है यूसीसी में जो प्रावधान आपने करे हैं। आपने कह दिया जी लिव इन रिलेशन है, लिव इन रिलेशन का आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए। लिव इन रिलेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एनोनिमिटी है, वो प्राइवेसी है। जब 2 लोग साथ में रहें और वो विचार करें, और अगर उनके साथ में नहीं बनी तो वो एक म्यूचुअली वो लेकर अलग हो जाए। तो आप कह रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। आप जो है लोगों को ब्लैकमेल करने का एक टूल दे रहे हैं सबको। आप इन कानूनों पे जो पर्सनल लॉज हैं आप उन पे, मतलब शादी कैसे होगी, तलाक कैसे होगा, बच्चे कैसे गोद लिए जाएंगे, या कोई अपनी प्रॉपर्टी किसको देगा, आप इसको लेकर इतने गंभीर है। यहाँ पूरा प्रदेश लूट गया है। डेमोग्राफी पूरी तरह के इस प्रदेश में चेंज हो गई है। अभी चुनाव में हमने देखा हजारों लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब पाए गए हैं।
और आप जो है इतने गंभीर विषय होने के बावजूद आप यूसीसी जैसे प्रावधान ला रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर कोई भी व्यक्ति आएगा और यहां पर जो है यहां का स्थायी निवासी बन जाएगा, उसको भी संसाधनों में वही अधिकार हो जाएंगे जहां के निवासियों के हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप इस प्रदेश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और विपक्ष केवल हंगामे की भूमिका अपना निभाता आया है हमेशा से। असली विपक्ष तो सड़कों पे चल रहा है। असली विपक्ष तो हम लोग जो है वहां तमाम संगठन आए हुए थे, तमाम क्षेत्रीय दल वहां पर थे और सब लोग इसका विरोध करने पहुंचे हुए थे। और आप जो है इतने गंभीर मुद्दों पे इतना हल्का जो है रवैया रखते हैं। आप अपने लोगों के लिए पेंशन और भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। आप जो है भ्रष्टाचार से अभी एक मंत्रालय में जो है बैकडोर एंट्री से 75,000 पे एक व्यक्ति को यहां पर भर्ती वो तनख्वाह पे रख लिया गया। आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इन गंभीर मुद्दों को छोड़कर आपको यूसीसी जैसे प्रावधान लाने हैं। किसको खुश करना चाहते हैं आप? देखिए, जनता अब मेरे ख्याल से ये अब लोगों की समझ में अच्छी तरह आ गया है कि सरकार किसी भी विषय को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और अब जनता ही इस पे आर पार की लड़ाई लड़ेगी। आज शुरुआत है, फिर लोग और बढ़ेंगे इसमें और लोग जो है सरकारों का जब घेराव करेंगे, मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे, विधायकों का घर का घेराव करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है प्रदेश। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। शिव प्रसाद सेमवाल जी का रुख कर लेते हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। शिव प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? अवधि पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्र के दिन बढ़ाने की मांग हो रही है, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले ही हंगामा कर सत्र की इस अवधि को भी खराब करने का प्रयास एक और जारी है। ये क्या है? ये गलत बात है। हम अपने जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजते हैं और वो सदन में डिबेट करने के बजाय, जनता के मुद्दे रखने के बजाय अगर इस तरीके से हम सदन स्थगित करेंगे तो इससे एक तो खर्चा होता है और दूसरे पे जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल है वो रह जाते हैं। और फिर अगर आपको सदन में इसी तरीके का हंगामा करना है तो फिर जनता ने आपको चुन के क्यों भेजा सदन में? फिर बाहर ही रहो, सड़क पे रहो। हम लोग भी तो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। हमको जनता ने सड़क पे रहने का आदेश दिया तो सड़क पे, तो भैया आप भी सड़क पे रह लेते हैं। आपको भेजा सदन में, आप हंगामा करके सड़क पे आ रहे हो। आपको बड़ा शौक है सदन में, इसीलिए ये जो बुरी हालत हो रही है ना विपक्ष की, इसका बड़ा कारण यही है। अरे जनता के मुद्दों के लिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट सत्र को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सिमवाल जी अपनी बात पूरी कर रहे थे। सिमवाल जी, आप वापस से अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाई थी। को सदन में भेजते हैं, चाहे सरकार में कानून बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, या फिर जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष में रह करके। अब अगर आप विपक्ष में रह करके बाइकाट करोगे, सदन का बहिष्कार करोगे, इसलिए थोड़ी ना भेजा है। सदन का बहिष्कार से क्या हल होता है बताइए आप? सदन का बहिष्कार करोगे, उनके पास पूर्ण बहुमत है, वो पूर्ण बहुमत से कोई भी बात उनको मनवानी होगी मना लेंगे, कोई भी ध्वनि मत से पारित करा लेंगे। आपका बहिष्कार करके क्या फायदा होता है बताओ? कभी कोई फायदा हुआ है बहिष्कार करके? केवल जनता के धन का दुरुपयोग होता है, समय की बर्बादी होती है। और जो महत्वपूर्ण समय सवालों को उठाने में, जनता के मुद्दों को उठाने में लगना चाहिए था, अभी जनता तो देख रही है ना। और अब तो बहुत अच्छा हो गया है, सदन की कार्यवाही लाइव होती है, तो जनता देखेगी तो कि आपने सवाल क्या उठाए हैं, विपक्ष को कैसे घेरा। अब आप कभी मित्र विपक्ष बन के, कभी मित्र विपक्ष बन के रहोगे, तो जनता ने इसलिए तो नहीं भेजा भाई। इससे अच्छा तो सड़क पे रहो फिर। ये गलत बात। दूसरी जो बड़ी बात है, जो विपक्ष को जिम्मेदारी होनी चाहिए, विपक्ष की बात समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज तो इतना बड़ा मुद्दा है मूल निवास भू कानून जैसी बातों को लेकर के, जनता, सरकार उस पर तो ध्यान नहीं दे रही। ऊपर से जिस मांग के लिए, जिस कानून के लिए किसी ने एक ज्ञापन का टुकड़ा तक नहीं भेजा, कभी कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आपने उसी यूसीसी बना के थोप दिया। ऊपर से यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून कि साहब अब ये पंजीकरण होगा, इसको पंजीकृत करके मान्यता ही तो दे रहे हो, और कर क्या रहे हो? कल के दिन आप कहोगे ये सोनागाछी, कमाटीपुरा, जीबी रोड के जो रेड लाइट एरियाज है, आप बोलोगे जी इनको भी अब ठीक है, इनका भी पंजीकरण करो। भाई शोषण तो वहां भी हो ही रहा है, कुछ पुलिस वाले कर रहे हैं आपके, कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो कल के दिन ये भी बोल दो। तो सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। विवाह कई प्रकार के होते थे, पहले भी होते थे, गंधर्व विवाह है, पकड़ुआ विवाह है, उसमें कुरीतियां थी तो खत्म हो गई ना समय के साथ। ये भी आधुनिक समाज की वल्गैरिटी है, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये गैर जिम्मेदारी भरा साथ है। हाई कोर्ट ने कल बोला है कि निर्लज्जता से साथ रह रहे हो, बड़ी तीखी टिप्पणी की। और आप निर्लज्जता से साथ रहने को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, आप पंजीकृत करना चाहते हैं उसे, क्यों? अरे अगर आप उसे रोक नहीं सकते तो इसे इस तरीके से भी तो मत लो। दूसरी बड़ी बात है, सरकार से भी हमारा निवेदन है इस बात को लेकर के कि जहां तक आप कह रहे हो कि उनको पंजीकरण करना है, भाई पंजीकरण करने की व्यवस्थाएं ऑलरेडी संविधान में तो है। आप मैरिज को सर्टिफाइड कर सकते हो, कोर्ट में रजिस्टर्ड कर सकते हो, कोर्ट मैरिज कर सकते हो। अगर आपको नहीं फेरे फेरने, नहीं आपको पंडित बुलाना, तो कोर्ट जाओ, कोर्ट मैरिज करो। कौन कह रहा है? तो जो प्राविधान ऑलरेडी कोर्ट में है, संविधान में है ऑलरेडी, आप क्यों उसको लेकर के एक और नया कानून आप थोप रहे हो? किसको टाइट करना चाह रहे हो आप बताओ भाई? ना इससे हिंदू खुश, ना इससे मुस्लिम खुश, ना इससे सनातन प्रेमी खुश। कौन खुश है? इससे जो लिव इन में रह रहे हैं वो भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा भैया हमारी प्राइवेसी क्यों लीक कर रहे हो? उससे लिव इन में रहने वाले भी खुश नहीं है, और जो लिव इन नहीं चाह रहे हैं वो भी खुश नहीं है। तो आप कौन सा ध्रुवीकरण करना चाहते हो? क्या राजनीतिक फायदा लेना चाहते हो? और इसके लिए, फायदे के लिए आप उत्तराखंड को अगर आप इस गिनी पिग बनाओगे, इसको प्रयोगशाला बनाओगे, ये गलत बात है। इस पर रोक लगनी चाहिए। और हमारे विपक्ष के जो विधायक जनता ने सदन में भेजे हैं, उनको चाहिए कि सदन में इस पे आवाज उठाए। हम लोग सड़क पे आवाज उठा रहे हैं। आज हमारा विधानसभा घेराव था इस बात को लेकर जी कि भाई यूसीसी का मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, लास्ट लाइन है, यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता। जपिन जी से पूरे मामले में हम जवाब लेंगे। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि अवधि पर सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ विपक्ष की ओर से, लेकिन दूसरे विपक्षी इस मिली अवधि पर भी चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये अपने आप में बड़ी बात है। मूल निवास, बेरोजगारी पर विपक्ष के तेवर लाल नजर आ रहे हैं। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सत्र गर्म हो गया।
ठीक है, आवाज मिल रही है आपको जपेंद्र जी? जपेंद्र जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद में हम अरुण जी के पास जाएंगे। जपेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे? क्यों मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर, कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज। अरुण जी आवाज मिल रही है क्या? हाँ मुझे मिल रही है, आपको मेरी? जी सर। तो विधायकों का हंगामा लगातार जारी है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मूल निवास बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार लाल है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे सदन को लेकर जपेंद्र जी से जवाब लेंगे, उससे पहले अरुण जी हैं। अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी माफी चाहती हूँ आप सभी मेहमानों से, आज कुछ तकनीकी खामी के चलते आप लोगों से कनेक्शन जो है वो टूट रहा है। ठीक है अरुण जी, स्वागत है आपका। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे? भू कानून मूल निवास के मुद्दे पर सत्र में गर्मा गर्मी देखने को मिली। लगातार जो विपक्षी हैं वो सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अवधि से पहले जो मिली है सर उसमें ही हंगामा कर देते हैं। तो फिर ये जो भाव आपका है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आप चाहते क्या है। गरिमा हाँ। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बोलिए सर। गरिमा देखिए, मैं कुछ मूल बिंदुओं की बात करूंगा। पहली चीज ये है कि संविधान ये कहता है कि छोटी विधानसभाओं में कम से कम साल में 60 दिन का सत्र होना चाहिए, 60 डेज, और बड़ी विधानसभाओं में 90 दिन का सत्र होना चाहिए। लेकिन अगर हम केवल उत्तराखंड की बात ना करें, पूरे देश की बात करें, क्योंकि सत्र होता है तो उसमें विपक्ष को मौका मिलता है जनता की समस्या को मुखरता से रखने का। इससे तमाम विधानसभाओं में, या हम लोकसभा की भी बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में भी धीरे धीरे ये समय अवधि जो है वो घटती चली। आज स्थिति यह है कि ये जो सत्र आज शुरू हुआ ये मजबूरी में बुलाया गया, क्योंकि पिछला सत्र 6 महीने पहले खत्म हो गया था। एक संवैधानिक बाध्यता ये भी है कि 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र बुलाना होता है, इसलिए ये मजबूरी में बुलाया गया सत्र है। दूसरी चीज, एक बिजनेस भी है कि अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो हमें वो बजट भी पास कराना होता है, क्योंकि सरकारी कामकाज बिना बजट के कोई पूरा नहीं होता। ये मुख्य बात। दूसरी चीज, आज कतई भू कानून और मूल निवास की बात सदन के अंदर नहीं हुई। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने विरोध इसलिए किया कि उनका कहना यह था कि सत्र की अवधि कम है और वो वेल में आ गए। लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते गए। आखिर में थोड़े टाइम बाद, लगभग आधे घंटे बाद, कांग्रेस सदस्यों ने बहिर्गमन कर दिया। देखिए, इसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि सत्र की अवधि कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। सत्र का बिजनेस कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, और कार्य मंत्रणा समिति में केवल भाजपा के विधायक नहीं, तमाम दलों के विधायक शामिल होते हैं। वो कार्य मंत्रणा समिति में अपनी आपत्ति रख सकते हैं, जो उन्होंने बाद में वेल में आके रखी। लेकिन आज के दिन के लिए हम ये कहें कि आज हंगामा हो गया और ये खराब, आज तो केवल राज्यपाल का अभिभाषण होना था, और उसके बाद लंच के बाद 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष ने उसका पाठन करना था, जिससे वो संसद का विधायी का अंग बन सके, जिससे उसमें बाद में चर्चा हो सके। आज कोई वैसा बिजनेस नहीं था। वैसा बिजनेस जो भी होगा कल से होगा। कल से क्वेश्चन आवर भी होगा, 0 आवर भी होगा, विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव भी आएंगे, ध्यानाकर्षण भी आएंगे, कार्य स्थगन भी आएंगे, तमाम प्रस्ताव आएंगे। लेकिन आज वो बिजनेस तो था ही नहीं, वो कल से होना है। और एक जो शंका हमारे विरोधी दलों की है वो बिल्कुल सही है कि सत्र की अवधि कम होने से, और चूंकि 531 प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष परसों बता चुकी है कि अब तक 30 विधायकों ने 531 प्रश्न लगाए हैं, तो उन पर चर्चा के लिए पूरा समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक दिन में 1 घंटा 20 मिनट ही प्रश्नकाल का हो पाता है। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये समझनी चाहिए। अब उस 1 घंटे 20 मिनट के बाद 10 मिनट जो होते हैं वो ध्यानाकर्षण के होते हैं, काम रोको के होते हैं, उन चीजों के होते हैं। अब उसमें 0 आवर जिसे कहते हैं, अब उसे 1 घंटा 20 मिनट में एक दिन में, क्योंकि
विधायक प्रश्न भी लगाता है, उसके ऊपर से 2 सप्लीमेंट्री भी पूछता है और विधायक भी उस संबंध में क्वेश्चन पूछते हैं। इतना टाइम चला जाता है। कई बार तो ये होता है कि 2 या 3 प्रश्न में पूरा प्रश्नकाल खत्म हो जाता है। तो बाकी विधायकों के प्रश्न उत्तरित तो होते हैं, लेकिन उनको सदन में पूछने का मौका नहीं मिलता। उनको लिखित उत्तर मिल जाता है, लेकिन ना वो सप्लीमेंट्री पूछ पाते, ना उनको उत्तर, ना वो प्रश्न को सदन में पूछ पाते हैं, उनको उत्तर मिल जाता है। एक वो प्रक्रिया है। दूसरी चीज, अब निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही बात कही कि मूल निवास और भू कानून इस टाइम सबसे गर्म मुद्दा है। मेरी कई पीढ़ियां उत्तराखंड में रह रही है, लेकिन मेरे पास स्थायी निवास का प्रमाण पत्र नहीं। मूल निवास का नहीं है, स्थायी निवास का है। ये एक समस्या है। और जो हाल के वर्षों में उत्तराखंड बनने के बाद या उससे जस्ट पहले उत्तराखंड में आए, वो लोग भी उसी कैटेगरी में है जिस तो भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर लगातार गर्मागर्मी आज विपक्ष की ओर से देखने को मिली। और ठीक है जपेन जी, आवाज मिल रही है? कहाँ जाए? जपेन जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करिए। ठीक है जपेन जी आप अपनी बात को पूरा करिए सर। हाँ, क्या कह रहे थे? गरिमा जी, भू निवास भू कानून को लेकर निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के अंदर लागू होना ही होना है। विपक्ष ठीक है, आज विपक्ष उसका लाभ ले रहा है उसके डिले होने का, लेकिन वो लागू होना ही है। अब वो हमारे साथ ही हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहां पे भी लागू है। अब हिमाचल की तर्ज पर स्वतः विकास भी होता रहे, विकास भी ना रुके, और हमारे भू कानून के अंतर्गत जो हमारे पर्वतीय जनपदों की मांगे हैं उनका भी ख्याल किया जाए, और जो हमारे मैदानी जनपद हैं उन जनपदों में जो लोग बरसों से रह रहे हैं, जैसे अरुण जी ने कहा 3 पीढ़ियां हो गई हैं, 4 पीढ़ियां हो गई हैं, 5 पीढ़ियां हो गई हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा भू कानून जो सभी के, हमारे पर्वतीय उत्तराखंड वासियों के, हमारे मैदानी जिलों के उत्तराखंड वासियों के, सभी के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में
में विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में जो सहायक हो, एक ऐसा कानून जो उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर आगे ले जाए और हमारी जो पर्वतीय मान्यताएं हैं, संस्कृति है, भौगोलिक दृश्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कानून की ओर सरकार बढ़ चुकी है और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ही एक ऐसा कानून जो बहुत समय से हमारे उत्तराखंड के अंदर एक ये मांग है वो लागू होना है। और जब तक नहीं होता, ठीक है, विपक्ष को राजनीति का मौका मिल रहा है, विपक्ष उस पर राजनीति कर रही है, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ मुद्दे केवल राजनीति के नहीं होते, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दों को हल करना सरकार का दायित्व होता है। और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री उन दायित्वों को भली भांति समझते हैं और उन्हें पूरा करने की दृष्टि से सरकार और मुख्यमंत्री ठीक है, चलिए अच्छी बात है देखिए सरकार की मंशा अगर ठीक है तो हम मान लेते हैं उसको। राजीव जी कुछ करें। नहीं मिला होगा वो कानून का भी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इनका जवाब देना चाहता हूँ। राजीव जी जल्दी से बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जपेंद्र जी ने कहा कि सरकार गंभीर है और एक कानून बनाना चाह रही है। ठीक है, इसी के मामले में उत्तराखंड पे जपेंद्र जी नहीं, देखिए आपस में प्लीज आपस में चर्चा मत कीजिए, माफ कीजिएगा, बहुत कम वक्त है। और बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है माफी के साथ में। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।